Hello everyone, welcome to all of you in this post-independence lecture series. So in the previous lecture, we have discussed the story after the partition of those three states, Junagadh, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर. अब हम जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जम्मू कश्मीर में और कौन कौन सी क्या क्या चीजें हुई. ओके कि और मतलब किंग का जो राइट्स था, ये सारी चीजें कैसे हटी जम्मू कश्मीर से, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. तो जम्मू कश्मीर, जैसा कि मैंने आपको बताया भी अभी, ओके, तो जम्मू कश्मीर में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस भी करा. ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसी चीज पे. और जम्मू कश्मीर में जो स्पेशल स्टेटस था, किंग का रूल कैसे हटा, ये सारी चीजें कैसे हुई, ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे. इज दैट क्लियर? ये याद रखिएगा. तो अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इशू की. ओके, तो अब हम देखेंगे जम्मू कश्मीर. ओके, सो नाउ मैंने आपको बताया कि महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था. किसके साथ? इंडिया के साथ. ओके, ना ओके, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था, वो साइन हो गया था कब? 27 अक्टूबर 1947. फिर उस बीच में वॉर चल रहा था, बट वो हमने डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करेंगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या चीजें हुई. ओके, तो 1947 में जैसे कि मैंने आपको बताया, शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर आ जाते हैं एंड शेख अब्दुल्ला मेन सेंटर बने वहां के. ओके, तो अब 1947 से ये याद रखिएगा, मेन सेंटर पावर में कौन आ गया था कश्मीर में? शेख अब्दुल्ला. शेख अब्दुल्ला मेन पावर में आ गए, मेन सेंटर में आ गए. अब बैकग्राउंड में कौन चला गया? बैकग्राउंड में पहुंच गए महाराजा हरि सिंह. अब बैकग्राउंड में पहुंच गए थे महाराजा हरि सिंह, ये याद रखिएगा. ओके, सो 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब मैंने आपको बताया, आपको पता भी होगा ये, कि 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला है. समझ में आ रहा है? इंडिया का अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. एंड फाइनली अब कश्मीर भी क्या हो चुका है? इंडिया में एक्सीड कर चुका है, और कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. फाइनली इन जून 1949, जून 1949, टाइम पीरियड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. जून 1949. ओके, शेख अब्दुल्ला, पटेल, नेहरू, इन तीन लोगों की मीटिंग होती है. शेख अब्दुल्ला, पटेल और नेहरू की मीटिंग होती है. और इस मीटिंग को कहा जाता है, जून 1949 की मीटिंग को कहा जाता है दिल्ली अंडरस्टैंडिंग. दिल्ली अंडरस्टैंडिंग. दिल्ली पैक्ट नहीं कहा जाता है, एग्रीमेंट नहीं कहा जाता है, इसको बोला जाता है दिल्ली अंडरस्टैंडिंग. समझ में आ रहा है? तो जून 1949 में दिल्ली अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ. ओके, ये याद रखिए, ये याद रखिएगा. और इस अंडरस्टैंडिंग में ये डिसाइड हुआ कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही रहा है, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लेते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही रहा है, साथ ही में जम्मू कश्मीर का भी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं. और इसीलिए इस अंडरस्टैंडिंग में यह डिसाइड हुआ कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर्स जो हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल होंगे. अब जून 1949 के बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 मेंबर्स और ऐड होंगे. कहां के? जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर्स. अब वो 4 मेंबर्स कौन कौन थे? पहले मेंबर्स तो वो खुद, पहला मेंबर तो शेख अब्दुल्ला खुद ही थे. फर्स्ट मेंबर शेख अब्दुल्ला.
ओके, शेख अब्दुल्ला। सेकंड मेंबर कौन थे? शेख अब्दुल्ला के बाद कौन थे? मिर्जा अफजल बेग। मिर्जा अफजल बेग दूसरे मेंबर थे ये। और इनकी और शेख अब्दुल्ला की जोड़ी बड़ी फेमस थी, मिर्जा अफजल बेग और शेख अब्दुल्ला। जैसे मोदी साहब के लिए अमित शाह है, वैसे ही शेख अब्दुल्ला के लिए मिर्जा अफजल बेग थे। समझ में आ रहा है? तीसरे जो इंसान थे वो थे मसूदी। मसूदी। एंड चौथे मेंबर जो थे वो थे मोतीराम बागरा। मोतीराम बागरा। ये हिंदू थे, जम्मू से। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। कश्मीरी पंडित भी थे ये मोतीराम बागरा। तो ये चार लोग आ गए। समझ में आ रहा है? अब एक चीज याद रखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कश्मीर को स्पेशल स्टेटस किसमें मिला? आर्टिकल 306A में। और यही 306A जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाता है, यही आर्टिकल 36A जब कॉन्स्टिट्यूशन हम ड्राफ्ट किया गया, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, यही आर्टिकल 306A ये क्या बन जाएगा? आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर। और आर्टिकल 370 किसमें आता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 जिसको बोला जाता है टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। ओके, स्पेशल प्रोविजन इसके अंडर आता है आर्टिकल 370। ये याद रखिएगा। तो कश्मीर को रखा गया किसमें? आर्टिकल 370 मैंने आपको बताया अभी। ओके, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीर को दिया गया स्पेशल स्टेटस। ओके, ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज थी। ओके, सो आर्टिकल 370 क्या कहता है? दैट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टेम्पररी प्रोविजंस टू जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर को क्या दिया जा रहा है? टेम्पररी प्रोविजंस एंड ग्रांटिंग स्पेशल ऑटोनॉमी टू जम्मू कश्मीर। तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को टेम्पररी एंड स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई। ओके, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? एंड फाइनली इसमें यह भी कहा गया कि जब इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो गए थे 1956 में, अलग अलग स्टेट्स बन गए थे, तो जितना भी रूल था स्टेट्स के लिए वो जम्मू कश्मीर पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये था जम्मू कश्मीर का स्पेशल पार्ट। ओके, ये याद रखिएगा, स्पेशल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कहानी है किसकी? जम्मू कश्मीर की। ओके, ये कहानी थी जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर को कैसे बनाया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 1949 में दिल्ली अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। ओके, और जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 में स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब 1951 डेट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कश्मीर को बहुत ही सीरियसली आपको डेट वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट तभी आप समझ पाएंगे। 1951। ओके, नाउ 1951। ओके, 1951 में जम्मू कश्मीर की स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ओके, 1951 में जम्मू कश्मीर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, इलेक्ट होती है। और पहली बार पहली मीटिंग जम्मू कश्मीर की जो होगी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी तक जम्मू कश्मीर के वो 4 मेंबर्स किसमें थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब उसके बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिल गया, उसके बाद 1951 में जम्मू कश्मीर की
स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस लिए? ताकि जम्मू कश्मीर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। एंड पहली बार जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग कब हुई? 31 अक्टूबर 1951। समझ में आ रहा है? 31 अक्टूबर 1951 में पहली बार मीटिंग होती है। कहां पे? श्रीनगर में, श्रीनगर। देन इन 1952 में दिल्ली अग्रीमेंट होता है, दिल्ली एग्रीमेंट। ओके, दिल्ली अग्रीमेंट इन 1952। याद रखिएगा, ये जो मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं नोट्स में लिखते जाइए, हैंड राइटिंग में अपनी। दिल्ली एग्रीमेंट 1952। ओके, एंड दिस दिल्ली एग्रीमेंट, इट वाज साइंड बिटवीन whom? It was signed between Prime Minister of India, okay, and Prime Minister of Jammu and Kashmir. Delhi Agreement किसके बीच में साइन हुआ? Prime Minister of India and Prime Minister of Jammu and Kashmir. उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ही बोला जाता था जम्मू एंड कश्मीर के लीडर को। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट में ये याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पोजीशन दी गई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो दिल्ली एग्रीमेंट में जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया? स्पेशल प्रोविजन दिया गया, स्पेशल प्रोविजन। इसमें आर्टिकल 370, ये याद रखिएगा, दिल्ली एग्रीमेंट में 1952 में, ये याद रखिएगा। ओके, एंड फाइनली इन 1954, अब 1954 में क्या हुआ? 1954 में 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने एक्सेप्ट कर लिया जम्मू कश्मीर एक्सीड कर रहा है किसको? इंडिया में। तो अभी तक जम्मू कश्मीर क्या था? एक स्पेशल स्टेट था। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन गई तो 6 फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिक्लेयर किया, रेटिफाइड किया, दैट द एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर टू द यूनियन ऑफ इंडिया। अब वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हो गया एज ए स्टेट टू द यूनियन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स होता है? 1957 से। ओके, 1957 26 जनवरी 1957 जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, एनफोर्स हो जाता है। और इस दिन से ही ये डिसाइड किया जाता है इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर हेल्ड, विल बी हेल्ड। समझ में आ रहा है? अब स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। तो जो आर्टिकल 370 का सब क्लॉज 3 है, आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 है, वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये है पूरा जम्मू कश्मीर का। 1957 में कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ है, तब वहां पे इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। और अब आप सोच रहे होंगे ये आर्टिकल 370 किसने बनाया जम्मू कश्मीर का? आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड बाय शेख अब्दुल्ला, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 370 ड्राफ्टेड बाय whom? शेख अब्दुल्ला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। सो इन Constitution, Article 370, it was included as a temporary provision that grants special status to Jammu and Kashmir. So all the provisions of the Constitution which are applicable to other states are not applicable to Jammu and Kashmir except for defense, foreign affairs, finance and communications.
ये चीज है, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। ओके, तो अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी, ओके, वो लॉ जम्मू कश्मीर की असेंबली से भी क्या होना होगा, पास होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की अपनी एक अलग सिटीजनशिप होगी। तो जम्मू एंड कश्मीर के केस में इंडिया की क्या हो जाती है, डुअल सिटीजनशिप। जम्मू कश्मीर की अलग सिटीजनशिप है, समझ में आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर की डुअल सिटीजनशिप, इंडिया एज वेल एज कश्मीर की। समझ में आ रहा है। और इसमें कहा गया कि जम्मू, ये जो आर्टिकल 370 है, इट गिव्स जम्मू कश्मीर अ यूनिक पावर टू हैव सेपरेट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना पीएम, ओके, प्रेसिडेंट होगा, एंड फ्लैग ऑल्सो। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें दी गई थी जम्मू एंड कश्मीर को। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया। ओके, और दिल्ली अग्रीमेंट जो हुआ 1952 का, मैं आपको वहां पे बताना भूल गया। इस अग्रीमेंट में यह भी कहा गया कि जो किंग है, मोनार्की, उसको अबॉलिश किया जाता है, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया 1952 के अंदर। ओके, मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड, ये याद रखिएगा। 1952 के दिल्ली अग्रीमेंट में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए ये। तो ये कहानी है जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर की ये जो कहानी है, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट हुआ, इंडिया का पार्ट बन गया था। समझ में आ रहा है। और वहीं पे 1952 में ही जम्मू कश्मीर की मोनार्की को भी अबॉलिश कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, जम्मू कश्मीर की मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। तो ये पूरी कहानी थी जम्मू एंड कश्मीर की आफ्टर द वॉर, ओके, आफ्टर द एक्सेशन। तो ये पूरा मुद्दा याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं एक चीज आपको यहीं पे ये बताना चाहता हूं कि अब जम्मू कश्मीर का हो गया था, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, ये याद रखिएगा, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था, उस टाइम पे सिर्फ ब्रिटिश इंडिया ही नहीं था, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, बल्कि फ्रेंच भी थे। अब ब्रिटिशर्स जा रहे हैं, फ्रेंच तो नहीं जा रहे हैं, पोर्तुगीज भी थे, ये तो नहीं जा रहे हैं। तो अब इसके बाद जो काम था वो इंडिया का क्या था, फ्रांस की टेरिटरीज और पोर्तुगीज पे ध्यान देना। फ्रेंच की टेरिटरीज क्या थी, पौंडीचेरी, ओके, यनम, कराईकल, माहे, और कोलकाता में कौन सी है, चंद्रनगौर। समझ में आ रहा है, ये टेरिटरीज थी। पौंडीचेरी, ये तो पौंडीचेरी के ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग। यनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, पौंडीचेरी का ही डिस्ट्रिक्ट है। कराईकल तमिलनाडु में ही है, माहे केरला में है, ये सब पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट हैं। और चंद्रनगौर अलग टेरिटरी थी फ्रेंच की, कोलकाता में। समझ में आ रहा है। और पोर्तुगीज के पास क्या था, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली। समझ में आ रहा है, ये टेरिटरीज थी। ओके, तो अब हम बात करेंगे इन टेरिटरीज की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये याद रखिएगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे इन टेरिटरीज की। ओके, ये याद रखिएगा। तो फाइनली आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ओके, आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, अब प्रिंसली स्टेट्स का तो चैलेंज खत्म कश्मीर के बाद। ओके, प्रिंसली स्टेट्स का जो चैलेंज था वो तो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। अब जैसे एक और, ओके, एक और कहानी थी, रुकिए अभी आपको एक और कहानी मैं यहीं पे बता ही देता हूं, मणिपुर की। मणिपुर,
ओके, अब मणिपुर की कहानी क्या थी? महाराजा था मणिपुर का भी, उसने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ। महाराजा का नाम क्या था मणिपुर के? बोधचंद्र सिंह, बोधचंद्र सिंह। आज आपको कोई भी सिंह नहीं मिलेगा मणिपुर में। तो उस टाइम के महाराजा का क्या नाम था? महाराजा बोधचंद सिंह। एंड ही ऑल्सो साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडियन गवर्नमेंट। ओके, और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एश्योर किया कि मणिपुर को इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी, दैट इंटरनल ऑटोनॉमी वुड बी मेंटेन्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। बट मणिपुर में पब्लिक ने क्या किया? अनरेस्ट कर दिया, पब्लिक अनरेस्ट। व्हाई? पब्लिक क्या चाहती थी? पब्लिक चाहती थी कि हमारे राइट्स की बात हो, और पब्लिक के प्रेशर में आके जो महाराजा बोधचंद सिंह था, इसने क्या अनाउंस किए कि इलेक्शन होने चाहिए। पब्लिक चाहती थी कि इलेक्शंस होने चाहिए। ओके, ये याद रखिएगा। एंड फाइनली पब्लिक अनरेस्ट हो गया। सो अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर। महाराजा ने मणिपुर में इलेक्शंस कराए। पहले तो ऑटोनॉमी मिली, बट पब्लिक ने कहा कि नहीं, इलेक्शंस कराओ, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए। तो महाराजा ने क्या किया? इलेक्शंस कराए। जून 1948 की बात है ये, जून 1948। ओके, महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर। ओके, एंड फाइनली दिस मणिपुर बिकेम, मणिपुर स्टेट कौन कैसा स्टेट बना? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मींस नॉमिनल हेड। महाराजा अब रियल हेड नहीं है, नॉमिनल हेड। रियल हेड कौन होगा? चीफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? एंड फाइनली मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये याद रखिएगा, लोगों को पता ही नहीं होता है। मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट, ओके, मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया to hold an election based on voting rights, universal adult franchise। क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1950। इलेक्शंस कब हुए? 51 में। बट मणिपुर में इलेक्शंस कब हो गए? 1948। सो मणिपुर वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। बट उसके बाद धीरे धीरे बात हो रही थी कि मणिपुर को इंडिया में क्या करना चाहिए? मर्ज कर देना चाहिए। पहले ये सब ऑटोनॉमस स्टेट्स होते थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सो देयर वर सम डिफरेंसेस ओवर मणिपुर मर्जर विद इंडिया। ओके, और कांग्रेस वाज इन फेवर ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर। कांग्रेस चाहती थी कि मणिपुर मर्ज हो जाए इंडिया से। बट कुछ अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी मणिपुर की, वो चाहती थी नहीं, मणिपुर की ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए। समझ में आ रहा है? And finally, government of India succeeded in pressurizing the Maharaja। तो जो महाराजा बोधचंद्र सिंह थे, देखिए, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो, बट कुछ भी होगा, अल्टीमेटेड ऑफिशियल सील किसकी लगेगी? प्रेसिडेंट की, महाराजा की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So finally, government of India succeeded in pressurizing the Maharaja into साइनिंग अ मर्जर अग्रीमेंट। इनको प्रेशराइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इन्होंने प्रेशर में आके क्या किया? मर्जर अग्रीमेंट साइन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। मर्जर एग्रीमेंट कि मणिपुर किसके साथ मर्ज हो रहा है? इंडिया के साथ। कब साइन किया? सितंबर 1949। ओके, सितंबर 1949 में महाराजा ने साइन कर दिया। और महाराजा ने ये अग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेशर में साइन किया विदाउट कंसल्टिंग दी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर। मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा भी नहीं। और जब आप लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बिना पूछे कोई काम करोगे तो क्या होगा? आपके स्टेट में अनरेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इवेंट कॉज्ड अ लॉट एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर। And the consequences of this merger without consulting the people of Manipur, okay, these consequences are still being felt। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा।
तो ऐसे ही पार्ट बना मणिपुर किसका, इंडिया का। मर्जर अग्रीमेंट साइन हुआ था, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा, मर्जर अग्रीमेंट, ओके, ये याद रखिएगा। सो फाइनली जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, ट्रेवनकोर, सौराष्ट्र, जूनागढ़, ये सब अलग अलग स्टेट्स बने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देयर वर टू अदर ट्रबल स्पॉट्स, दो अलग ट्रबल थे, कौन से? फ्रेंच सेटलमेंट एंड पोर्तुगीज, फ्रेंच पोर्चुगीज, ओके, फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, ये याद रखिएगा, ओके। तो काफी ज्यादा नेगोशिएशन किया गया, ओके, बहुत ज्यादा नेगोशिएशन किया गया, ये याद रखिएगा, फ्रेंच और इनके साथ, पोर्तुगीज के साथ, तब ये पार्ट बने। तो अब मैं आपको कहानी बताऊंगा फ्रेंच एंड पोर्तुगीज की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रेंच एंड पोर्तुगीज, okay, so this French and Portuguese I will be discussing in the next class, next lecture, okay. So till then, thank you class, thank you so much.